वेलकम क्लास। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता आप सभी का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी ओजोन लेयर क्या होती है और वो ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है। हमारा आज का फोकस इन चीज़ों पर रहेगा। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और ये सारे टॉपिक आपको ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा ओजोन लेयर डिप्लीशन या ओजोन लेयर। तो ओजोन बेटा बच्चों बताना चाहती हूँ कि आप सभी को जैसे पता है कि पृथ्वी के चारों ओर का आवरण जो है वो वायुमंडल कहलाता है और इसकी ऊंचाई 16 से जनरली 30,000 किलोमीटर तक की मानी जाती है। किंतु हमारी जो अर्थ की सरफेस है उससे 800 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक वायुमंडलीय भाग जो जिसमें हमारे सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तापक्रम तथा वायु दाब के आधार पर वायुमंडल की परिवर्तन मंडल में हमने कई सारी लेयर्स के फॉर्म में अपने उसको देखा था एटमॉस्फेयर को, जिसमें हमारा स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एक्सेट्रा ये हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है। तो जो हम आज डिस्कशन में ला रहे हैं ओजोन लेयर, बेसिकली ये हमारी स्ट्रेटोस्फियर का पार्ट होती है। ओजोन लेयर किसका पार्ट होती है? स्ट्रेटोस्फियर का। तो ओजोन होती क्या आपके मन में आ रहा होगा। तो उसको पहले समझने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देना चाहिए कि जब भी हम, आप मान के चलिए कि हम धूप में अगर खड़े हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि थोड़ी देर धूप में जरूर खड़े हो, ये विटामिन डी चाहिए। और कई बार हम कहते हैं अरे बहुत ज़्यादा स्किन जलने लग गई है, यानी अगर हम 2 घंटे से भी ज़्यादा खड़े हो जाएं तो हमें फिर खड़ा नहीं हो, चाहे वो ठंड की हो चाहे वो समर्स की बात हो, लेकिन हम बहुत ज़्यादा देर तक सन में एक्सपोज नहीं होते, फिर हम कहते हैं सनस्क्रीन लगा लो या ये सारी चीज़ें। यानी बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम यूवी रेस के कांटेक्ट में आएंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होने लगती हैं। तो ये यूवी रेस आ कहाँ से, नहीं सन से आ रही हैं। तो इनको चूंकि अल्ट्रा वायलेट रेजेस डायरेक्ट अगर आएंगी तो ये बहुत हार्मफुल होती हैं। तो उनको सीधे ना आके एक फिल्टर की तरह जो काम करता है वो होती है हमारी ओजोन लेयर। तो अभी मैं लेटर ऑन सारा डिस्कस करूंगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओजोन होती क्या है। तो ओजोन इज ए फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, O3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, जो मोस्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन ऑकर्स इन दी स्ट्रेटोस्फीयर। जैसा कि मैंने बताया कि आपकी ओजोन जो होती है वो हमारे वायुमंडल की जो लेयर स्ट्रेटोस्फीयर होती है उसमें पाई जाती है। O3 मॉलिक्यूल होता है इसका, और वहाँ पे ही इसकी जो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, और जो कि हमारे आज से देखा जाए तो जनरली 19 से 30 किलोमीटर का जो एरिया है उसके बाद होती है। दिस बैंड ऑफ ओजोन रिच इज कॉल्ड, इसीलिए इसको ओजोन लेयर भी, ओजोनोस्फेयर के नाम से भी हम बोलते हैं, यानी ओजोन लेयर यहाँ पे पाई जाती है। तो ओजोन हमारे लिए दोनों हानिकारक भी होती है और बेनिफिशियल भी होती है, तो वो डिपेंड करता है। अब जैसे मेनली क्या है, जैसे मैंने बताया ओजोन आपके O3 मॉलिक्यूल होता है, यानी नॉर्मल ऑक्सीजन O2 होती है, जिससे हम सांस लेने के लिए हमें अपने सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है, कलरलेस होती है, ऑडरलेस। लेकिन ये जो हमारी O3 की हम बात करते हैं ये ब्लू कलर में होती है और स्ट्रॉन्ग उसकी स्मेल ऑडर होती है, और इसका केमिकल फॉर्मूला O3 होता है। ये सभी बच्चे ध्यान रखिए। तो हमने कहा ना कि बैड ओजोन और गुड ओजोन क्या है। तो गुड ओजोन जो होती है यानी वो स्ट्रेटोस्फीयर में आ रही है, और जो हार्मफुल सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेजेस को अर्थ पर डायरेक्ट पहुंचने से रोक रही हैं, तो वो होती है। क्योंकि भाई तो बीच में कोई लेयर बनी होगी तो ऑब्वियसली कोई भी रेजेस आएंगे तो पहले उससे पास होके जाएंगी, यानी वो वहाँ पे एब्जॉर्व कर लेगी। जनरली 99%, 97% से लेकर 99% तक जो हार्मफुल रेजेस होती हैं उसको ओजोन लेयर अब्जॉर्व भी कर लेती है। तो बाद में जो फिल्टर होके आती हैं वो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, तो वो हमें अच्छे फॉर्म में मिलती हैं। बैड ओजोन क्या होती है? अब ट्रोपोस्फियर यानी जो हमारे वायुमंडल का एरिया, तो वहाँ पे भी अगर मान लीजिए ओजोन पहुँच जाए तो वो कुछ केमिकल रिएक्शंस करने के बाद ऐसी हार्मफुल, जो मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, इस तरीके की प्रॉब्लम भी क्रिएट करने लग जाती है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज से या जो भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो ट्रोपोस्फियर में अगर ओजोन हो रही है उससे रिएक्शन करके बहुत सारी हार्मफुल चीज़ों को कर जनरेट कर सकते हैं। तो वो हो गई हमारी ट्रोपोस्फियर में जो हो रही है वो बैड ओजोन होगी, क्योंकि वो हम इनहेल कर लेंगे, और वो चूंकि इनहेल करेंगे तो फिर वो हमारे हेल्थ के लिए दिक्कत करने लग जाएगी। तो वो इसलिए, और गुड ओजोन जो कि फिल्टर कर रही है हार्मफुल रेजेस को, वो स्ट्रेटोस्फियर में है, इसलिए वो हमारी गुड ओजोन हो गई, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट कर रही है। इस वाले डायग्राम से आप देख सकते हैं ना कि जैसे ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, हमने इस तरह से पहले पढ़ा हुआ था। तो जो ट्रोपोस्फियर में है वो हमारी बैड ओजोन हो जाएगी, और जो स्ट्रेटोस्फियर में गुड ओजोन है जो कि हमारी हार्मफुल यूवी रेज को अर्थ पे डायरेक्ट आने से रोकती है। तो हम जनरली जो अपनी ओजोन लेयर की बात करते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर की बात करते हैं, वहाँ पे जो ओजोन लेयर है।
इस तरह से देखिए एक और डायग्राम से कि ओजोन हमारी किस तरह से एक थिन फ्रेजाइल शील्ड होती है, एक शील्ड का काम करती है, जिससे क्या करता है कि जो हम वहाँ पर, जो कि हाई कंसंट्रेशन ओजोन है, O3 के मॉलिक्यूल है, तो ये हमारे अर्थ पर एक शील्ड का काम कर रही है। जिससे किस तरीके की शील्ड का, कि जो सन से आने वाली, आप देख रहे हैं ना सन बना है, उससे जो हार्मफुल रेजेज आ रही हैं, यूवी रेजेज आ रही हैं, उसको फिल्टर करके भेजती है, तो वो हमारी आधे से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो हार्मफुल रेजेज, उसके बाद की जो रेजेज हैं जो सही है वो अर्थ पर आती हैं। तो इस तरीके से ये शील्ड का काम करती है। वही मैंने बताया कि जो लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हमारी ट्रोपोस्फेयर और ये सारी होती हैं। जनरली जो ट्रोपोस्फेयर इज द फर्स्ट लेयर अबव द सरफेस एंड कंटेन्स हाफ ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर रहता है। दूसरी आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, जनरली जो हमारे जेट एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं ना, एरोप्लेन, ये सारे स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं। और क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट और जो वेदर होता है वो स्टेबल रहता है, तो ओजोन लेयर भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हार्मफुल रेजेस फ्रॉम द सन, यानी ओजोन लेयर भी है तो वो भी सन से जो आने वाली हार्मफुल रेजेस को एब्जॉर्ब यहीं पे करती है। उसी तरह से हमारा ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये सारे होते हैं जहाँ अलग अलग चीज़ें हैं। सन से अब देखते हैं, सन से यूवी रेजेस आ रही, जनरली हमने सुनते हैं ना विजिबल, जो रेजेस हमें दिख रही हैं वो विजिबल होती हैं, जो नहीं दिख रही हैं इंफ्रारेड है, और यूवी रेजेस भी होती हैं। तो द सन एमिट्स एनर्जी विजिबल लाइट, जिसको हम देख सकते हैं, जिसकी जनरली रेंज 400 से 700 के बीच में होती है। इंफ्रारेड रेडिएशन हम उनको फील कर सकते हैं, जैसे कि गर्मी, हमें गर्म सा लग रहा है तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन का फॉर्म है। और यूवी रेजेस हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते हैं और नहीं फील कर सकते हैं, बस हमें पता है कि वो जो रेजेस हैं वो आ रही हैं। तो यूवी रेजेस के हम उन्हें देख भी नहीं सकते, फील भी नहीं कर सकते हैं, जबकि इंफ्रारेड में हम फील करेंगे। तो यूवी रेडिएशन हैज ए शॉर्टर वेवलेंथ एंड हायर एनर्जी देन विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की तुलना में इसकी आपकी जो है हायर एनर्जी होती है और वेवलेंथ शॉर्टर होती है। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं क्या यूवी रेजेस की? अगर मान लो हम कहते हैं कि ओजोन लेयर नहीं होती, तब उस केस में क्या होता कि जो सन की रेजेस हैं वो डायरेक्ट अर्थ पर पड़ती। लेकिन आपको पता है कि अगर सीधे वो अर्थ पे आ जाए, हम 2 घंटे तो खड़े रह नहीं सकते, और वहाँ हम डायरेक्ट रेजेस आ रहेंगे, इतने हार्मफुल चीज़ें होंगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो स्किन कैंसर की बहुत ज़्यादा हो जाता है, और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो शुरू हो जाती हैं। Fortunately for life on Earth, our atmosphere, stratosphere, ozone layer shields us from most UV radiations. If it affects human health both positively and negatively. अब पॉजिटिवली किस सेंस में, हम कहते हैं ना कि थोड़ी देर धूप में खड़े हो जाइए, क्योंकि जो सन की रेजेस आ रही है वो आपको पड़नी चाहिए, यानी विटामिन डी होता है उसमें। तो अगर हम शॉर्टर एक्सपोजर में जाएंगे तो विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी हो जाता है। उसी तरह से पेस्ट कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन, इन सारे के लिए शॉर्टर एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा देर का एक्सपोजर हो जाए यूवी रेजेस का, तो उससे स्किन की डिसीजेज हो जाती हैं, इवन स्किन कैंसर तक हो जाता है। तो ये समझ सकते हैं कि कितनी, मतलब उस केस में भयावह स्थिति हो जाएगी। तो ये यानी मेनली आपको पता होना चाहिए कि यूवी रेजेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन, अब मेनली जैसा कि मैंने बताया ना कि ऑक्सीजन जो आपका एक तरीके से पृथ्वी के चारों ओर संतरे के छिलके की भांति ओजोन लेयर फैली है, ऐसे समझिए। तो वो सूर्य के प्रकाश एवं ऊर्जा के लिए छलनी का काम करती है, कि डायरेक्ट नहीं आएगा। अब सूर्य किरणों को ओजोन गैस की परत शोषण कर लेती है, और उसके बाद जो चीज़ें हैं जिससे हमारे डायरेक्ट एनिमल, हमारे सभी लोगों की, पेड़ पौधों, जीवधारियों, सभी की सुरक्षा करती है। लेकिन हो क्या रहा है कि वैज्ञानिकों ने कुछ टाइम से देखा है कि जो ओजोन गैस की परत में 40 किलोमीटर तक व्यास के छिद्र का, रेडियस का, उसका डायमीटर का एक होल हो रहा है। तो अब वो होल किस लिए हो रहा है? अब होल होगा तो ऑब्वियसली जो एब्जॉर्ब कर ले रही थी वो वहां से होके निकल के डायरेक्ट वो पोर्शन हार्मफुल रेजेस अर्थ पर आने लग जाएंगी। यानी फिर ओजोन लेयर में छेद होने का मतलब क्या है? कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट होने का मतलब उसमें ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं कि जिससे वो ओजोन लेयर अब्जॉर्ब करने की जगह उसमें होल हो जाएगा। अब किसी चीज़ में जो अब्जॉर्ब कर ले रही थी उसकी जगह होल हो जाए, तो उसमें से वो रेजेस डायरेक्ट आके हमारे अर्थ पर सीधे अटैक करने लग जाएंगे। अब अर्थ पर अटैक करेंगे तो वहाँ के जीवधारी, पेड़ पौधे, सभी के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, वो नष्ट होने लग जाएंगे। तो इसलिए ओजोन लेयर का डिप्लीशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, जिसके लिए सभी वैज्ञानिक लगे हुए हैं। तो अब इसके मन में आ रहा होगा कि कारण क्या होते हैं। तो देखिए मेनली रिसेंटली क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वर यूज्ड ए लॉट इन इंडस्ट्री एंड एल्सवेयर टू कीप थिंग्स कोल्ड एंड टू मेक फोम एंड सोप्स। जो आपकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस मानी जाती है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। आपको समझ में आया ना कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ऐसा वैज्ञानिकों ने काफ़ी टाइम बाद देखा। तो वो क्यों हो रही है, यानी ऐसा कौन सा कारण है जिससे हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो जा रही है? तो वो है आपका कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक के अंतर्गत कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन के सब परमाणु होते हैं, जब ये वायुमंडल की वहाँ ऊपरी सतह पर पहुंचते हैं तब वहाँ पे सूर्य की पराबैंगनी किरणें भी पड़ रही हैं। अब सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आने पर ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि कहाँ से आ रही है, हमारे एसी से, रेफ्रिजरेटर से, इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी ऐसी जगह, इसी तरह से और अदर अलग फॉर्म में कुछ गैसेज ऐसी आ रही हैं जिसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ये सारे के परमाणु होते हैं। तो जब ये उस ऊपरी सतह पर पहुंचती हैं तो सन की जो यूवी रेज के कांटेक्ट में आ रही हैं, तो वहां पर होता क्या है कि ये जो सीएफसी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके जो अणु हैं ये ब्रेक हो जाते हैं उसके कांटेक्ट में आने से यूवी रेज के। अब जब वहां पे ब्रेक हुए तो उससे क्या होगा कि रिलीज क्या क्या करेंगे कि क्लोरीन कर देंगे। सीएफसी का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब ये ब्रेक होगा तो यानी क्लोरीन उसमें रिलीज होएगी। अब वो क्लोरीन जो रिलीज होती है वो ओजोन ईटर की तरह काम करती है। यानी वहाँ स्ट्रेटोस्फेयर यानी ओजोन लेयर पे हैं, वहाँ सीएफसी पहुंची, सीएफसी यूवी रेस के कांटेक्ट में आई, उसने सीएफसी को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने से उसमें क्लोरीन सेपरेट हो गई। अब क्लोरीन सेपरेट होने से ये वहाँ ओजोन लेयर जो O3 के मॉलिक्यूल थे उनके कांटेक्ट में आई और उनको ईट करने लगी, उनको यानी उनको नष्ट करने लगी। मतलब आप ये उम्मीद करिए, ऐसा मान सकते हैं कि क्लोरीन का एक परमाणु लगभग ओजोन के अणुओं के इस तरह से ब्रेक कर देता है कि पूरी की पूरी लगभग मान के चलिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु ओजोन गैस के लगभग 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है। तो इस तरह से क्लोरीन परमाणु ओजोन अणुओं को लगातार तोड़ते रहते हैं। तो जब लगातार तोड़ेंगे ओजोन लेयर के अणुओं को क्लोरीन की उससे, तो क्या होगा कि उसमें होल होने लग जाएंगे। अब होल होंगे तो यानी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, यानी फिर हार्मफुल रेजेस डायरेक्ट अर्थ पर आ रही हैं। जब डायरेक्ट अर्थ पर आएंगी तो यानी वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे जीवधारियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए नुकसान करेंगी। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, कौन सी मेन ऐसी गैस है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि किस तरह से ब्रेक डाउन कर रही है। समझ रहे? द क्लोरीन फ्रॉम CFC reduces depletes the amount of ozone in the stratosphere। जो मैंने जो बताया आपको, अदर ओजोन ईटिंग केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स जैसे मिथाइल ब्रोमाइड होता है, हेलॉन्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किए जाते हैं, मिथाइल क्लोरोफॉर्म होता है जो बिजनेसेस में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ये सारे यही सेम करते हैं कि ये जब उस लेयर पे पहुंचते हैं तो ये ब्रेक डाउन होकर क्लोरीन का या अदर फॉर्म में, अदर केमिकल्स का, ऐसे केमिकल्स का फॉर्म, अब अणुओं का निर्माण करते हैं जो कि ओजोन को ईट करते हैं, ओजोन को डिप्लीट करते हैं। जो ओजोन डिप्लीट होगी तो उसमें होल होगा, यानी हार्मफुल रेजेस डायरेक्ट पहुंचेंगी। तो अब पहुंच रही है तो उससे होगा क्या, वही जो मैंने बताया कि इसके बहुत ज़्यादा त्वचा कैंसर है, मोतियाबिंद की बीमारियां हैं, इम्यून सिस्टम पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, जो हमारे वनस्पतियां हैं उनके फोटोसिंथेसिस इफेक्टेड हो जाता है, जिससे हमारा कृषि, एग्रीकल्चर इफेक्ट होती है। तो ये बहुत सारे हैं। स्किन कैंसर में कैटरेक्ट, जैसे मैंने बताया ना, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद, इम्यून सिस्टम का, और प्री मेच्योर एजिंग ऑफ द स्किन होता है। इसी तरह से ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, मेनली किसके चलते, जो हमारे डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर में। तो अब क्वेश्चन आता है कि फिर भाई प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, क्या किया जाए जिससे हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन से बचे। तो उसमें क्या है, द ओजोन लेयर मस्ट बी प्रोटेक्टेड। क्या करना चाहिए, CFC का यूज़ हमें किसी भी तरीके से स्टॉप करना चाहिए, या उसी तरह से या कि CFC का कोई सब्सटीट्यूट देखें, है ना, हाइड्रोजन CFC होता है। उसी तरह से हमें ओजोन लेयर को जो भी हम स्टेप कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ और ये सारी चीज़ों के लिए कम से कम करें, या जहाँ रिक्वायर्ड हो उस तरह से करें। तो कुल मिला के यही है कि ओजोन लेयर जो आपकी है बहुत बेनिफिशियल एंड हार्मफुल होती है। ओजोन डिप्लीशन कैन कॉज ए वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस, सो इट्स अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। सम इंटरनेशनल कन्वेंशंस लाइक वियना कन्वेंशन होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जिन्होंने इसके लिए काफ़ी प्रयास किया है कि हम किस तरह से अपने CFC का जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका उत्सर्जन कम से कम करें, जिससे हमारे जो ओजोन लेयर डिप्लीशन से बच सके, क्योंकि यही मेन एक सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस मानी जाती है ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में। द क्लाइमेट ऑफ अंटार्कटिका हैज़ चेंज ए लॉट फॉर ओजोन डिप्लीशन, फ्यूचर विल रिफ्लेक्ट बोथ ओजोन रिकवरी एंड GSC वार्मिंग। तो हमारा प्रोटेक्ट ओजोन लेयर को हमें करना चाहिए, जिससे हमारा लाइफ जो है अर्थ पर सेव हो सके। वर्ल्ड ओजोन डे आपको बता सकते हैं 16 सितंबर को मनाया जाता है। और यही हम आज के इस लेक्चर में बच्चों मेनली कहने का तात्पर्य यही था कि जो ओजोन परत है
और उसका हमें ओजोन परत की जीवधारी तथा पेड़ पौधों के लिए सौर ऊर्जा से बचाव के लिए रक्षा कवच का कार्य करती है। तो ये जो ओजोन लेयर है जो हमारे एक रक्षा कवच का काम करती है, एक शील्ड का काम करती है, उसको हमें डिप्लीशन से बचाना है। उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैसेस हैं उसको हमें उत्सर्जन कम से कम करना है, प्लांटेशन करना है, बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जो हम बार बार अपने लेक्चर्स में डिस्कस भी करते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम काफ़ी हद तक अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं, अपने वायुमंडल को बचा सकते हैं, जिससे कि हम सभी जीवधारियों की सुरक्षा हो सके, पेड़ पौधों की सुरक्षा हो सके। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर बच्चों। थैंक यू।